नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेम पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 3 और 4 कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 और 2 को कवर किया था। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आप पॉलिटिकल साइंस को समझ सकते हैं वो भी कवर किए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले वो देखिएगा, उससे फिर आपको ये रिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। इकाई 3 में अवधारणाएँ हैं। सबसे पहले संप्रभुता की अवधारणा है, जिसमें ये कहा गया है कि संप्रभुता का अवधारणा क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या हैं और इसके सिद्धांत क्या हैं, एकलवादी और बहुलवादी। फिर अधिकार की बात है, अधिकार का अर्थ, प्रकार, सिद्धांत। फिर कर्तव्य की बात है। फिर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक सिद्धांत है। फिर समानता है, फिर स्वतंत्रता और समानता का आपस में संबंध है। फिर न्याय है, प्रजातंत्र है, इसके गुण दोष हैं, इसके सिद्धांत हैं और सफलता के लिए शर्तें। मतलब 3 4 5 कॉन्सेप्ट हैं। संप्रभुता है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, आपका न्याय है और लोकतंत्र है। ठीक। अगली चीज़ है, अगले यूनिट में हम लोग को पढ़ना है कार्य के रूप में राज्य, जिसमें शासन के प्रकार हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। फिर संसदीय और अध्यक्षीय शासन, सर्वसत्तावाद, शासन के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत। संविधान की अवधारणा क्या है, प्रकार क्या है, संविधानवाद क्या है, राजनीतिक दल की अवधारणा क्या है, प्रकार क्या है, गुण दोष क्या है, दबाव समूह क्या है, जनमत क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या है। इनको हमको एक एक करके पढ़ना है। अब चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बताया था, संप्रभुता मतलब होता है एक ऐसा सर्वसत्ता संपन्न व्यक्ति जिसकी आज्ञा का पालन हर कोई करता हो और उसकी आज्ञा का पालन कोई ना करता हो। मतलब सीधी सी बात है, एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं बोला कि यार कल से 500 और 1000 के नोट बंद, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे, आप बोलोगे कुछ भी बोल रहा है। आपके प्रधानमंत्री बोले बंद हो गया, तो संप्रभु हैं वो, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन भारत देश का हर व्यक्ति करता है। मैं बोला कल से लॉकडाउन, मान लोगे? नहीं। लेकिन अगर सरकार बोलेगी तो मानोगे। तो वही कहलाती संप्रभुता, जिनकी आज्ञा का पालन हर कोई करे और वो किसी की आज्ञा का पालन ना करे। जैसे मैं सरकार की आज्ञा का पालन करता हूँ तो फिर मेरे से ऊपर वो हो गए ना, सरकार हो गई, तो मैं संप्रभु नहीं रहा। जैसे राज्य सरकार है आपकी छत्तीसगढ़ की, वो संप्रभु है क्या? वो नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर केंद्र सरकार है। तो संप्रभु मतलब जिसके ऊपर कोई ना हो। ठीक। तो संप्रभुता की अगर हम अवधारणा देखें तो उसमें संप्रभुता मतलब ऐसा जो सर्वोच्च हो, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप का अभाव हो। अगर आप प्रकार देखेंगे तो एक तो होती आंतरिक, दूसरी होती बाह्य। आंतरिक मतलब क्या होता है कि देश के आंतरिक मामलों में आप संप्रभु हो। बाह्य मतलब अन्य देशों के मामले में संप्रभु। अमेरिका हमको बोलता है ये करो तो हम नहीं मानेंगे। एक होती है विधायी संप्रभुता। विधायी संप्रभुता मतलब होता है कि जो विधायिका है उसके पास सर्वोच्च शक्ति होती कानून बनाने की। राजनीतिक संप्रभुता क्या है? राजनीतिक संप्रभुता मतलब आपके जो निर्णय हैं राज्य के, उसको आप लागू कराएंगे। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है, ये पूछ सकता है। लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये दिया है रूसो ने। ये है क्या? लोकप्रिय मतलब जनता पे, मतलब संप्रभुता जो है जनता पे निहित है। फिर संप्रभुता की अगर विशेषताओं की बात करें हम, तो संप्रभुता मतलब होता है कि ये सर्वोच्च होती है, अखंड होती है। अखंड मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते, अनिवार्य होती है। तो संप्रभुता होगी, उसके बिना नहीं हो सकता। बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होगी, स्थायी होगी। ठीक। संप्रभुता के दो सिद्धांत है। एक सिद्धांत है एकलवादी। एकलवादी मतलब होता है कि संप्रभु केवल एक होता है। ठीक। इस सिद्धांत को दिया है जॉन ऑस्टिन ने। उन्होंने कहा कि संप्रभु एक ऐसा सर्वसत्ता संपन्न व्यक्ति है, एक ऐसा सर्वसत्ता संपन्न व्यक्ति है जिसकी आज्ञा का पालन हर कोई करता है। इसकी आज्ञा का पालन हर कोई करेगा, यहाँ भी यहाँ भी है, और ये किसी और की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो ये जो व्यक्ति है ये कहलाएगा संप्रभु, और ये जो समाज है वो कहलाएगा राजनीतिक समाज। ये कहा ऑस्टिन ने। तो एकलवादी संप्रभुता की अवधारणा किसने की दी? जॉन ऑस्टिन ने दी।
ऑस्टिन ने कई चीज़ें बताई, जैसे वही संप्रभुता क्या होगी, स्थायी होगी। संप्रभुता क्या होगी, अविभाज्य होगी। संप्रभुता क्या होगी, अनन्य होगी। संप्रभुता क्या होगी, अखंड होगी। संप्रभुता क्या होगी, सार्वभौमिक होगी। तो ऐसी अलग अलग विशेषताएं होती हैं संप्रभुता की। ठीक। दूसरा है बहुलवादी संप्रभुता। बहुलवादी बोलता है कि यार संप्रभुता का ना विभाजन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि संप्रभुता एक ही व्यक्ति के हाथ में है, एक ही और हर कोई उसकी बात करता है। ऐसा होता है संघवाद में, केंद्र के पास कुछ संप्रभुता है, राज्य के पास कुछ संप्रभुता है, अलग अलग अंश होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यहाँ बढ़ जाती है। जनता के अधिकारों का संरक्षण होता है, मतलब आप के पास संप्रभुता है तो आप जनता को मार तो नहीं सकते ना। तो ये कहा जाता है कि राज्य के पास पूरी संप्रभुता नहीं होती है, अलग अलग जगह होती है, इसी को बोलते हैं बहुलवाद। ठीक। परिवार, धार्मिक समूह, व्यापारिक संगठन, अन्य संगठन, इनमें भी संप्रभुता होती है। अगली चीज है अधिकार क्या है। अधिकार एक दो परिभाषा, जैसे लास्की की परिभाषा जनरली आती है, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। ये कहा जाता है कि अधिकार वो है जिनसे व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास करता है। अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जिसको समाज स्वीकार करता है, राज्य देता है। इस टाइप की चीज़ें कहलाती अधिकार। ठीक। अधिकार हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी होते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ अगर आपसे आता है, अधिकार के प्रकार, स्वतंत्रता के प्रकार, समानता के प्रकार, तो कुछ बेसिक कॉमन चीज़ें जो आपको पता रहना चाहिए। पहला प्रकार होता है राजनीतिक। ये आप ऐसे याद रखो, आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं। एक पॉलिटिकल है तो वहाँ से राजनीतिक, फिर एक इकोनॉमिक्स है तो वहाँ से आर्थिक, फिर एक समाजशास्त्र है तो वहाँ से सामाजिक। ठीक। किसी किसी का फिलोसॉफी रहता है तो वहाँ से धार्मिक। ठीक। कहीं कहीं आप सुने होंगे नागरिक शास्त्र, आप पढ़ते होंगे बचपन में, तो वहाँ से नागरिक। तो ये प्रकार होते हैं। जैसे राजनीतिक अधिकार की बात अगर मैं करूं, तो राजनीतिक अधिकार क्या है, आपको वोट देने का अधिकार, आपको चुनाव में लड़ने का अधिकार, सरकार में जाने का अधिकार, ये सब आपके राजनीतिक अधिकार हैं। यही राजनीतिक स्वतंत्रता भी है, यही राजनीतिक समानता भी है। आर्थिक क्या है, आर्थिक मतलब है कि समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक। सभी को बराबर, क्या बोलेंगे, संपत्ति की ज़्यादा असमानता ना हो उस चीज़ का अधिकार, संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो, कोई ज़्यादा अमीर ना हो बाकी लोग गरीब ना हो। इसके अलावा आर्थिक में रोजगार का अधिकार, जैसे मनरेगा में हमको रोजगार मिला है। सामाजिक में क्या हो जाएगा, जाति, वर्ग, लिंग, इनके आधार पे कोई भेदभाव ना हो। धार्मिक मतलब आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार, उसके प्रचार करने का अधिकार। नागरिक मतलब नागरिक के रूप में देश में रहने का अधिकार, नागरिकों को जो अधिकार अलग से मिलते हैं। तो ये सब अधिकार होते हैं। अब अधिकारों के अगर आपको प्रकार, अधिकार में एक्स्ट्रा है एक प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार मतलब होता है ऐसे अधिकार जो आपको जन्म से मिलते हैं। जैसे लॉक इसके बारे में बोला, तीन अधिकार होते हैं, एक होता है लाइफ, एक लिबर्टी, एक प्रॉपर्टी, मतलब जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। ये आपके प्राकृतिक अधिकार है, मतलब ये ऐसे हैं जो हमको प्रकृति से मिलते हैं। एक होता है कानूनी अधिकार जो कानून के द्वारा मिलते हैं। एक होता है मौलिक अधिकार जो हमको संविधान के द्वारा मिलते हैं। एक होता है सामाजिक अधिकार जो समाज में आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। फिर आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, मतलब अधिकार में वो मैं कॉमन बताया जो हर जगह चिपकाना है, एक दो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार। अधिकार के सिद्धांत क्या है, वही सब सिद्धांत है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत वही जॉन लॉक दिए। इन्होंने बताया कि व्यक्ति को जन्म से अधिकार मिलते हैं। कानूनी अधिकार मतलब कानून के द्वारा मिलते हैं। फिर समाजवादी सिद्धांत है जो समानता की बात करता है। उपयोगितावादी सिद्धांत है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। फिर यहीं पे हम कर्तव्य की बात करेंगे। केवल अधिकार नहीं है ना, जैसे आप ये समझिए कि
हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसको 6 से 14 साल के बच्चे का कि उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। लेकिन उसको स्कूल भेजने का कर्तव्य किसका है? माता पिता का। तो माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजे। हमारा अधिकार है कि हमको अच्छा पर्यावरण मिले, लेकिन पेड़ लगाने का कर्तव्य किसका है? गंदगी ना करने का कर्तव्य किसका है? हमारा ही है। तो इसीलिए अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं? एक तो नैतिक कर्तव्य, जो नैतिकता के आधार पे, जैसे माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, उनका सम्मान करना, ये नैतिक कर्तव्य है। कानूनी कर्तव्य क्या है? जो कानून के द्वारा हमको कहा गया है, जैसे कानून में है कि यार ट्रैफिक नियम का पालन करना है, ठीक, कानून में टैक्स का भुगतान करना है। फिर एक नागरिक कर्तव्य होते हैं जो नागरिक होने के नाते करना रहता है, जैसे वोटिंग करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। और एक सामाजिक कर्तव्य होता है जो समाज के प्रति होना चाहिए, जैसे पड़ोसियों के प्रति मित्रता का भाव, समाज में अच्छे से सहायता करना। ये अलग अलग कर्तव्यों के प्रकार हैं। अब आ गए हम स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर इसको समझते हैं। स्वतंत्रता मतलब होता है किसी भी प्रकार का आपके ऊपर बंधन ना हो। मतलब स्वतंत्रता मतलब होता है बंधनों का अभाव। आपको जो करने का मन है वो आप करोगे। तो पॉलिटिकल साइंस में ना दो चीज़ें होती है, एक होता है राज्य और एक होता है व्यक्ति, इंसान, ठीक। अब राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध होगा? स्वतंत्रता में ये है कि दो थ्योरी है इसके पीछे। पहली थ्योरी ये बोलती है कि यार ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति तब स्वतंत्र है जब इसके ऊपर कोई वो ना रहे। व्यक्ति एक विवेकवान आदमी है, उसका जो करने का मन है वो करे। राज्य उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप मत करे। मतलब राज्य ये है और राज्य कोई हस्तक्षेप ना करे। व्यक्ति का जो करने का मन है व्यक्ति वो करे। व्यक्ति का मान लो ये बोलता है कि व्यक्ति का आत्महत्या करने का मन है, कर ले, राज्य ना रोके। व्यक्ति क्योंकि विवेकवान है, उसका जो मन है वो करे। मतलब राज्य ना हस्तक्षेप करे। और इसी स्वतंत्रता को बोलते हैं निगेटिव स्वतंत्रता, ठीक, नकारात्मक स्वतंत्रता। मतलब नकारात्मक क्यों? क्योंकि राज्य आपके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ गए? जब व्यक्ति के ऊपर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। दूसरा होता है सकारात्मक, जब राज्य व्यक्ति के ऊपर हस्तक्षेप करता है। जैसे कैसे करता है? जैसे मान लो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है स्कूल जाने का, तो राज्य क्या करता है? शिक्षा देता है। इलाज कराने का पैसा नहीं है, स्वास्थ्य देता है, मकान देता है, खाना देता है। तो ये राज्य हस्तक्षेप कर रहा है ना, जिससे आपको और स्वतंत्र हो रहे। शायद हस्तक्षेप मतलब राज्य आपको सुविधाएं दे रहा है। तो ये स्वतंत्रता कहलाती है सकारात्मक स्वतंत्रता। अभी अपन पिछली क्लास में पढ़े ना लोक कल्याणकारी राज्य, तो लोक कल्याणकारी राज्य यही सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है कि राज्य हस्तक्षेप करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, खाना सब देगा, जिससे व्यक्ति और अच्छे से जिएगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो मतलब वही बर्लिन मिल ये सब यही बात की है कि स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। फिर वो जो प्रकार मैं आपको बोला कि हर जगह ध्यान रखना, देखो एक तो व्यक्तिगत हो जाएगी। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति अपने विकास के लिए, मतलब मेरे को विवाह का अधिकार है, मेरे को अपने जीवन जीने का अधिकार है। दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान करने का, चुनाव लड़ने का, राय व्यक्त करने का। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक रूप से मैं अपना व्यवसाय चुनूँ, अपनी संपत्ति अर्जित करूँ। सामाजिक क्या है? कि मेरे साथ कोई भेदभाव ना हो। तो ये स्वतंत्रता के अलग अलग प्रकार हो गए। फिर नकारात्मक और सकारात्मक अपन पढ़े थे। नकारात्मक मतलब व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। इसमें क्या है? अवरोधों का अभाव होगा, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, व्यक्ति को अपना अधिकार मिलेगा। सकारात्मक क्या होता है? जब व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, व्यक्ति को सुविधाएं दी जाती हैं, तो सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का महत्व क्या है? एक तो ये लोकतंत्र आता है, इससे समानता होती है, न्याय आता है, ये सब उसके महत्व में विकास होता है।
अगली चीज है समानता। समानता मतलब है सभी व्यक्तियों को अधिकार में, अवसर में, प्रतिष्ठा में सभी प्रकार का समानता होना, मतलब जो भी भेदभाव है ना वो ना होना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना समानता कहलाता है। लास्की बोला कि समानता वो है जो सामाजिक स्थितियों का निर्माण करना जिससे हर व्यक्ति अपनी योग्यता, विकास मतलब किसी को रोकना नहीं। जैसे पुराने ज़माने में कहा गया कि भाई तुम इस जाति को इसलिए ये नहीं कर सकते, वो समानता का विरोधी। अब प्रकार मैं वही बोला था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तो लिखना ही है, नागरिक। सामाजिक समानता मतलब धर्म, लिंग, भाषा, जाति के आधार पे कोई भेदभाव ना हो। राजनीतिक मतलब वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो। आर्थिक मतलब धन और संसाधन में समान हो। कानूनी मतलब कानून के आधार पे सब बराबर हो। शैक्षणिक मतलब शिक्षा के आधार पे बराबर हो। स्वतंत्रता और समानता में आपस में संबंध क्या है? ठीक, स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता का उद्देश्य है कि मैं स्वतंत्र हूँ, अपने हिसाब से जीवन जीऊँ। समानता है कि का है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिले और अच्छे से रहें। अब अगर आप देखोगे तो जनरली क्या होता है कि एक तो दोनों के बीच अच्छा संबंध है। अच्छा ये है कि भाई व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा और समानता आ जाएगी समाज में। लेकिन दिक्कत ये होती है, जो मेन चीज़ होती है कि अगर मान लो कई व्यक्ति हैं, अब सबको आप स्वतंत्र कर दिए, अब इसकी बुद्धि ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कमाएगा, इसकी थोड़ा उससे कम है, इतना कमाएगा, ये करेगा। अब समाज में फिर समानता नहीं आएगी। अगर आप स्वतंत्रता दे दोगे तो हो सकता है समानता ना आए। समानता अगर बोलोगे सबको इतना ही कमाना है तो फिर वो स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। लेकिन ये माना जाता है कि भाई दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता और समानता। सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि जो राज्य उनके ऊपर हस्तक्षेप करता है, जैसे भारत में चल रहा है कि राज्य स्वतंत्रता भी दे रहा है सबको सकारात्मक रूप से और उससे समान लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, विरोधाभास भी है लेकिन एक साथ चलते भी हैं। अगली चीज़ है न्याय। न्याय मतलब क्या होता है? अरस्तु बोला कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार न्याय है। ठीक। प्लेटो बोला कि सब अपना अपना जब काम करेंगे समाज में वो न्याय है। रॉल्स समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पे बताया कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर और स्वतंत्रता मिलेगी, वो न्याय है। न्याय मतलब है कि समानता हो, निष्पक्षता हो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार हो, सभी को उनके अधिकार मिले, स्वतंत्रता रहे, नीति से सब चले, यही न्याय है, अच्छी चीज़ है। अब न्याय के प्रकार क्या है? मैं वही बोला ना, ये ध्यान रखना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। सामाजिक न्याय मतलब समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पे भेदभाव ना हो। राजनीतिक मतलब वोट डालने का बाकी चीज़ों में रहे। आर्थिक मतलब वही रोजगार मिले, बाकी चीज़ें हों, कोई भेदभाव ना हो। कानूनी मतलब कानून के सामने सब बराबर हो। नैतिक मतलब नैतिक मूल्यों के आधार पे सब बराबर हो, ये न्याय है। अब न्याय के अलग अलग सिद्धांत हैं। एक है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय मतलब न्याय का स्रोत प्रकृति है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, किसी निर्णय में पारदर्शिता हो, ये प्राकृतिक न्याय है। दूसरा है सामाजिक अनुबंध वाला न्याय। इसमें हॉब्स लॉ रूसो बात की है, जिसमें इसका उद्देश्य है कि समाज में एक अनुबंध है जिससे न्याय की व्यवस्था का पालन किया जाए। फिर उपयोगितावाद है, जिसका मिल और बेंथम की है। इसका उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। कि न्याय के अलग अलग सिद्धांत हैं। न्याय मतलब वही है, सीधा सीधा समझ। आपको जो लिखना है वही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, नैतिक, ये सब न्याय के प्रकार हैं। न्याय का फिर एक रॉल्स का सिद्धांत है, वो आप लोग के लेवल से थोड़ा, मैं इस अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे ना, एक एक टॉपिक मतलब न्याय के लिए 2-2 घंटे की क्लास रहती, हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं। लोकतंत्र तो आपको पता है, लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। अब लोकतंत्र की अवधारणा क्या है? देखो, लोकतंत्र एक तो होता है प्रकार, अगर आपसे कोई पूछे तो एक बता दो प्रत्यक्ष, एक बता दो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है?
भाई जनता का शासन प्रत्यक्ष मतलब है कि जैसे गांव है, ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है कि आपको कोई निर्णय लेना है, आप सब लोग बैठे, हाथ उठा के फैसला कर लिए, भाई मैं खुद निर्णय लूंगा ना, मैं तो लोकतंत्र में, वो प्रत्यक्ष है। मतलब जनता जब प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्णय लेती है तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे गांव में आया कि भाई एक या तो आप लोग स्कूल बना लो या हॉस्पिटल बना लो, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए जो 1,000 लोग हैं, पूछा गया कितने लोग चाहते हैं स्कूल बने, 600 लोग हाथ खड़ा किए, कितने चाहते हैं हॉस्पिटल बने, 400 खड़ा किए, 600 ज़्यादा थे तो स्कूल बन गई। ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ 150 करोड़ लोग हैं तो सीधा हाथ तो खड़ा कर नहीं सकते, तो हम लोग, जनता जो है अपने प्रतिनिधि चुनती है, सांसद विधायक जो हमारे बदले हमारी मांग रखते हैं, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक। फिर संसदीय लोकतंत्र है जहाँ संसदीय व्यवस्था रहती है। लोकतंत्र के अगर आपसे कोई गुण पूछे तो लोकतंत्र के गुण क्या है? देखो 3 चीज अभी अपन पढ़े वो तो सबके गुण हैं, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता होगा, न्याय आएगा, फिर उत्तरदायित्व आएगा, पारदर्शिता आएगी, आपके अधिकारों की सुरक्षा होगी। मतलब ये टर्म ना हर जगह यूज करना कि समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय। ठीक। और लोकतंत्र वाला नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी। फिर लोकतंत्र का दोष क्या है? एक तो धीमी प्रक्रिया, भाई तानाशाह रहता तुरंत कर देता, लोकतंत्र धीरे धीरे होता है। अयोग्य प्रतिनिधि होते हैं, मताधिकार भी, मतलब ऐसा नहीं है ना कि यार, जैसे मिल बोला कि भाई जो शिक्षित है उसको ज़्यादा वोटिंग अधिकार दो ना, एक शराबी और एक वैज्ञानिक का दोनों का बराबर नहीं होना चाहिए मत का मूल्य। भ्रष्टाचार भी खूब होता है। लोकतंत्र में एक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है। और सफलता के लिए शर्तें क्या है? एक तो लोग शिक्षित हों, ठीक, नैतिक हों, जिम्मेदार हों, जो प्रणाली है न्याय की वो सही हो, मीडिया सही हो, सोशल मीडिया सही हो, नागरिक सहभागिता हो, भाई सब लोग वोट डालें ना, अर्थव्यवस्था सही हो, इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। फिर एकात्मक और संघात्मक, यूनिट 4 में आ गए अपन। पहले मैं दोनों को एक साथ बता देता हूँ। एक होती एकात्मक सरकार, एक होती संघात्मक सरकार। नाम से ही पता है, मैं हिंदी इसीलिए बोला कि ये बढ़िया रहती। एकात्मक मतलब एक, संघ मतलब संघ। आपको बोले कि तुम अकेले संघ बनाओ, बना सकते हो। संघ मतलब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा। तो जब सरकार एक स्तर पे होती है तो कहलाती है एकात्मक, सरकार दो या दो से अधिक स्तर पे होती है तो वो कहलाती संघात्मक। जैसे संघात्मक का उदाहरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक, ये संघात्मक है। जहाँ केवल केंद्र है जैसे ब्रिटेन है, वहाँ राज्यों का कोई रोल नहीं है, तो वो एकात्मक हो गई। भारत क्या कहलाएगी? संघात्मक कहलाएगी। संघात्मक की अगर विशेषताएं देखोगे तो पहली तो विशेषता दो या दो से अधिक स्तर पे सरकार। भाई दो से अधिक तो होना ही चाहिए ना, दो या दो से अधिक। अब देखो सरकार दो या दो से, मान लो एक सरकार ये है केंद्र और एक राज्य है, सरकार दो स्तर पे मान लो हो गई, लेकिन राज्य को तुम ताकत ही नहीं दे रहे तो संघवाद कहलाएगा क्या? तुम बोल दिए कि तुम राज्य हो, नाम के राज्य हो, तुमको शक्ति नहीं मिलेगी। तो दूसरी विशेषता होती है शक्तियों का विभाजन। भाई पहले से बता दो ना, जैसे भारत में है केंद्र सूची, राज्य सूची। जो केंद्र सूची है उसमें केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है। जैसे शराब है वो राज्य देखता है, पुलिस है वो राज्य देखता है। पहले से विभाजन हो। तीसरी चीज है कि इनको लगा यार विभाजन भी कर देंगे बाद में फिर सब रख लेंगे अपने पास तो हम क्या कर लेंगे, तो विभाजन जो है संविधान में हो, और संविधान लिखित हो, और दूसरा कठोर हो। कठोर मतलब फिर बदल मत सको, नहीं तो अभी लिख दिए बाद में बदल दोगे। तो तीसरा होता है लिखित व कठोर संविधान। ये सब विशेषताएं हैं संघवाद की।
अब संविधान में लिखा है तो भी नहीं मान पा रहे हैं तो किसके पास जाओगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे राज्य की, भैया हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। तो फिर जरूरी है स्वतंत्र और कौन सी न्यायपालिका? निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। और पांचवा होता है राज्यों का केंद्र में प्रतिनिधित्व। जो राज्य है वो कम से कम एक, जैसे भारत में राज्यसभा है ना, जो राज्यों की सभा है, अमेरिका में सीनेट है जो राज्यों की सभा है, तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए उनका। तो ये संघवाद के 5 बेसिक फीचर है जो होना चाहिए किसी भी संघवाद में। अब चलिए अब अपन पढ़ते हैं। अब 2 शासन होते हैं, एक होता है एकात्मक शासन प्रणाली और एक होता है संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक, एकात्मक और संघात्मक। अब एकात्मक की विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता ये होगी, मतलब आप ना पूरा एकात्मक के लिए ना उसको याद रख लो। किम जोंग को जानते हो आप लोग? उत्तर कोरिया का किम जोंग। एकात्मक मतलब पूरी शक्ति इस एक व्यक्ति के हाथ में या केंद्र सरकार के हाथ में। ठीक, अब इन लोग क्या करेंगे? एकात्मक के अपने फायदे होंगे। जैसे पहला फायदा होगा कि सत्ता का केंद्रीकरण होगा, समाज में एकता होगी, जो केंद्र है उससे पूरा नियंत्रण होगा, लागत में कमी होगी। लागत में कमी क्यों होगी? कि अभी राज्य को अलग से पैसा दो, राज्य फिर और खर्च करते हैं, तो सब केंद्र से ही होगा। तो ये सब एकात्मक के फायदे हैं। संघात्मक में क्या विशेषताएं हैं? संघात्मक में होता है सत्ता का, पहली चीज विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता राज्यों तक पहुंचती है, क्षेत्रीय स्वतंत्रता होती है, कानूनी सुरक्षा होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, और ये सब लिख देना जो हम लोग अभी पढ़े। भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली। अगली चीज है संसदीय प्रणाली। संसदीय क्या है ये भी समझ लो थोड़ा सा। संसदीय मतलब होता है जो भारत में क्या होता है कि आप पहले क्या करते हो? अपनी विधायिका चुनते हो। विधायिका मतलब जो विधि बनाती है। तो हम क्या करते हैं? अपने सांसद चुनते हैं जो जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं। जनता मतलब विधायिका चुनी। अब ये जो सांसद हैं इसमें जिस पार्टी का बहुमत होता है, ये आपको पता है, ये सब आप अभी चुनाव में वोट डालें। अब जिस पार्टी का बहुमत है वो पार्टी अपना नेता चुनती है, बहुमत पार्टी का नेता, और वो कहलाता है प्रधानमंत्री। वो अपने बनाता है साथ में मंत्री, तो ये कहलाती है कार्यपालिका। ठीक, एक हुई विधायिका, एक हुई कार्यपालिका। अब ये जो कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भाई प्रधानमंत्री तभी तक तो प्रधानमंत्री जब तक उसको विधायिका में बहुमत है। मान लो जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे, अब उन्हीं के पार्टी के लोग छोड़ के दूसरे जगह चल दिए, तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब जब तक बहुमत है तभी तक आप मुख्यमंत्री हो, जब तक बहुमत है तभी तक आप प्रधानमंत्री हो। मतलब जो ये कार्यपालिका है या प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो वहाँ उनको बहुमत होना चाहिए। तो जो बहुमत दल का नेता वही प्रधानमंत्री है, और तभी तक वो प्रधानमंत्री रहेगा जब तक उनका बहुमत है। तो यही संसदीय प्रणाली। संसदीय मतलब होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। एक और प्रणाली होती है जो अमेरिका में चलती है, जिसको बोलते हैं अध्यक्षीय। अध्यक्षीय में विधायिका अलग चुनी जाती है। ठीक, और कार्यपालिका मतलब वहाँ की जो राष्ट्रपति है वो अलग चुने जाते हैं। ये डायरेक्ट इनको भी जनता चुनती है और इनको भी जनता चुनती है, ये दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। ये कहलाता है अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय में एक और होता है कि संसदीय में 2 कार्य प्रमुख होते हैं, एक होते हैं नाम मात्र के और एक होते हैं वास्तविक। ये सब आपको पता है। भारत में जैसे जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के प्रमुख हैं, ब्रिटेन में राजा नाम मात्र के हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख हैं। तो ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ये अध्यक्षीय में केवल वास्तविक प्रमुख होते हैं या नाम मात्र के नहीं होते। तो अगर संसदीय प्रणाली की बात करें तो यहाँ क्या होता है? कार्यपालिका संसद के प्रति
उत्तरदायी होती है, पहली चीज। ठीक। शासन किसका होता है? जिसका बहुमत होता है, और बहुमत के आधार पे ही प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। अध्यक्षात्मक में क्या होता है? कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। अभी अपन देखें ना, अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, तो ये स्वतंत्र है ना भाई, इसको क्या लेना देना, इसीलिए वो कार्यकाल स्थिर होता है, इनको दिक्कत ही नहीं है किसी चीज़ से। यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है, तीनों अलग अलग है। संसदीय में क्या है? विधायिका है मान लो, तो इसी का छोटा हिस्सा कार्यपालिका है। जो आपके प्रधानमंत्री वो भी तो कहीं के सांसद हैं, जो आपके मुख्यमंत्री मंत्री वो भी विधायक हैं। मतलब शक्तियों का विभाजन नहीं है। और अमेरिका में मजबूत राष्ट्रपति। ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं विधायिका और उसमें संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली में। अगली चीज़ है सर्वसत्तावाद। नाम से क्या समझ में आ रहा है? सर्वसत्तावाद से क्या समझ में आ रहा है बताओ? सर्व धन सत्ता, मतलब सत्ता क्या है? जिसमें राज्य या शासन का संपूर्ण समाज पे पूर्ण नियंत्रण हो, आपके पूरे समाज के ऊपर, सभी के ऊपर सत्ता का, राज्य का पूरा नियंत्रण हो। मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, निजी जीवन में नियंत्रण हो। वही मैं बोला ना, किम जोंग, चीन का उदाहरण, ये सब सर्वसत्तावाद के उदाहरण है। ठीक। जहाँ एक ही विचारधारा, जैसे हिटलर का हो गया, पार्टी नेता, इनको सर्वोच्च माना जाता है और इसी के अनुसार सब ढल जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता है कि इसमें एक नेता का नियंत्रण होता है। ठीक। वही किम जोंग को सोच लो, हिटलर को सोच लो, एक नेता हो गया, फिर एक विचारधारा हो जाती है कि भाई तुमको यही मानना है। जो संचार है, प्रचार है, न्यूज़पेपर है, सब पे राज्य का नियंत्रण होता है। कोई नहीं मानता तो फिर सेना पुलिस का उसके ऊपर यूज़ कराते हैं, और अगर कोई असहमति किया तो उसको निपटा देते हैं। यही कहलाता है सर्वसत्तावाद। फिर इसके प्रकार हैं, जैसे एक है फांसीवादी सर्वसत्तावाद। फांसीवादी जो है उग्र राष्ट्रवाद, नस्लवाद, इसकी बात करता है। कम्युनिस्ट वाले हैं। एक सामाजिक धार्मिक सर्वसत्तावाद, जो धार्मिक नेता है। एक सैन्य सर्वसत्तावाद, जो सेना जो तख्ता पलट करती है, जैसे पाकिस्तान में तो सैन्य सर्वसत्तावाद है म्यांमार में। धार्मिक, जो धार्मिक नेता, जैसे ईरान में हुआ। कम्युनिस्ट, जैसे चीन में हुआ। फांसीवादी, जैसे हिटलर, और हिटलर किया, इटली में मुसोलिनी किया। तो ये सर्वसत्तावाद है। फिर देखो, तीन अंग होते हैं, ये तो अपन पहले ही पढ़े थे। एक होता है विधायिका। ठीक। विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना, कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, इसका काम क्या है? कानून लागू करना। ये मतलब आपके, अगर आसान भाषा में बताऊं मैं, ये आपके होते हैं विधायक, सांसद, कानून लागू करने वाले प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, और तीसरा होता है न्यायपालिका, जो आपको न्याय करती है। तो ये तीन अंग होते हैं किसी भी शासन में। अब अगली चीज है, इसमें में होता है शक्तियों का पृथक्करण। पहले मैं समझाता हूँ। एक राजा रहता है, चल लाल से ही लिखते हैं। पुराने जमाने में एक राजा रहता था। अब राजा ही विधायिका था। मतलब विधायिका मतलब वही कानून बनाता था। जैसे राजा कानून बनाया कि सभी को आँख खोल के सोना है, ये कानून बना दिया। फिर राजा इसको लागू करता था। अब सब जो आँख खोल के नहीं सोएगा उसको फिर राजा निपटा देगा। और किसी को दिक्कत है तो किसके पास जाएगा? राजा के पास। अब राजा मानेगा कि मैं गलत किया, कि आँख खोल के नहीं सोना है। तो इससे क्या होता है? तानाशाही आती है, लोगों के अधिकारों को दिक्कत होती है। इसीलिए एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण, जिसमें कहा गया कि यार विधायिका अलग हो, कार्यपालिका अलग हो, और न्यायपालिका अलग हो। मतलब विधायिका अलग हो, जो कानून बनाए। जैसे अब कोई कानून बनाए कि सभी को आँख खोल के सोना है,
कार्यपालिका उसको लागू ही नहीं करेगी, बोलेगी यार गलत चीज़ है, ऐसा थोड़ी होता है। मान लो कार्यपालिका भी वैसे ही है, तो न्यायपालिका के पास लोग जाएंगे कि कानून गलत है, न्यायपालिका उस कानून को ख़त्म कर देगी। तो तीनों अलग अलग रहेंगे तब ज़्यादा सही है। इससे क्या होता है कि ये जो विधायिका है ये इसके ऊपर कंट्रोल करेगी, इसके ऊपर करेगी, मतलब एक बाकी दो के ऊपर कंट्रोल करेगा। न्यायपालिका इसके और इसके ऊपर कंट्रोल करेगी, ये इसके और इसके ऊपर कंट्रोल करेगा। तो इसी को बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने वाला सिद्धांत, जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक। नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। विधायिका क्या करती, कानून बनाती, नीति निर्धारण करती है, सरकार के ऊपर वित्तीय नियंत्रण करती है, सरकार पे नियंत्रण करती है, ये विधायिका का काम है। कार्यपालिका क्या करती, किसी भी नीति को क्रियान्वित करती है, विदेश नीति बनाती है, आदेश बनाती है। न्यायपालिका क्या करती, कानून की व्याख्या करती है, अधिकारों की रक्षा करती है, नियंत्रण करती है। तो इस सब का अपना अपना काम है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया मॉन्टेस्क्यू ने। क्यों दिया, जिससे तानाशाही रुकेगी, संविधान की रक्षा होगी, शासन अच्छा होगा। फिर नियंत्रण और संतुलन के घटक क्या क्या हैं, एक विधायिका का नियंत्रण होगा, न्यायपालिका का नियंत्रण होगा और न्यायपालिका का नियंत्रण होगा। इससे क्या होगा, व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा होगी, जवाबदेही आएगी और सत्ता निरंकुश नहीं हो पाएगी। ठीक। फिर अगली चीज़ है संविधान। क्या है संविधान, एक क्या बोलेंगे कानून है, जिससे क्या होता है, एक तो शक्ति का विभाजन होता है, किसको क्या क्या ताकत है, मौलिक अधिकार मिलते हैं, ठीक, न्याय मिलता है लोगों को। तो ये संविधान का उद्देश्य है। संविधान मतलब जिसमें सब लिखा होता है कि किसको क्या शक्तियाँ हैं, कितने आपको अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, कैसे आपको न्याय मिलेगा, कैसे समानता आएगी, ये संविधान का उद्देश्य है। राज्य कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का क्या ढांचा होगा, सब संविधान में लिखा होता है। संविधान दो होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। अलिखित ब्रिटेन का संविधान है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लिखित मतलब जो लिखा गया है, जैसे भारत, अमेरिका, क्या क्या लिखे रहता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबके बारे में लिखा रहता है। एक कठोर और लचीला भी है। कठोर मतलब ऐसा संविधान जो जिसको आसानी से ना बदला जा सके, जैसे अमेरिका का संविधान। लचीला मतलब ऐसा संविधान जिसको आसानी से बदला जा सके, जैसे ब्रिटेन का संविधान। फिर एक है संविधानवाद। संविधानवाद मतलब होता है कि राज्य या सरकार अपनी जो संवैधानिक सीमा है ना, उसका दुरुपयोग ना करे, निरंकुश ना बने, सत्ता को सीमित किया जा सके, ये संविधानवाद है। इसमें क्या होता है, एक तो सीमित सरकार होगी, न्यायिक समीक्षा होगी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, ये लोकतंत्र का आपके आधार है। अगली चीज़ है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के अगर आपको प्रकार बोलें तो एक होता है जो राष्ट्रीय दल होता है, जो पूरे देश में होता है। राजनीतिक दल मतलब ऐसे चीज होते हैं जो राजनीतिक शक्ति या सत्ता हासिल करने के लिए संगठित होते हैं। उनका अपना एक उद्देश्य होता है, एक विचारधारा होती है, और लोकतंत्र के आधार पर चुनाव लड़के वो सत्ता पाना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय हो गया, एक राज्य हो गया, एक क्षेत्रीय हो गया, वर्ग आधारित दल हो गया, जाति आधारित दल हो गया, धर्म आधारित दल हो गया। आपको पता ही है, सब अलग अलग दल होते हैं। इनके सिद्धांत क्या है, एक तो लोकतांत्रिक सिद्धांत की भाई हम चुनाव लड़के पहुँचेंगे, ठीक। इनका अपना घोषणा पत्र होता है, इनके अपने कार्यक्रम होते हैं। इनके गुण क्या क्या हैं, एक तो ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, नीतिगत बहस करते हैं, विकास करते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, संगठन और अनुशासन बना के रखते हैं। दोष क्या है, ध्रुवीकरण करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, जो आदर्श है उससे भटक जाते हैं, ये सब उनके दोष हैं। अगली चीज़ है दबाव समूह। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर ये है, दबाव समूह नाम ही से पता चल रहा है आपको, ये सरकार के ऊपर ना दबाव डालते हैं। जैसे किसानों का दबाव समूह है, ये दबाव डाल रहा है कि एमएसपी बढ़ाओ, ठीक। वो चुनाव नहीं लड़ते, उनका उद्देश्य चुनाव लड़ के सत्ता पाना नहीं होता, वो सरकार के ऊपर केवल दबाव डालते हैं, ये कहलाता है दबाव समूह। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हम देखेंगे।
ये अलग अलग सवाल आए थे। दबाव समूह वो होते हैं जो राजनीतिक दलों के समान सत्ता का प्रयास नहीं करते, उनके पास मुद्दे होते हैं, सरकारी नीतियों और निर्णयों को अपने हितों के अनुसार वो बदलवाना चाहते हैं। प्रकार जैसे आर्थिक दबाव समूह, ये उद्योग, मजदूर, किसान, इनके हैं। सामाजिक दबाव समूह जैसे महिला अधिकार के लिए, पर्यावरण के लिए सामाजिक दबाव समूह है। धार्मिक दबाव समूह धर्म वाले जो अपना करते हैं, सब में वही है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक। ठीक। इनका सिद्धांत क्या है? एक तो प्रभाव सिद्धांत है, ये प्रभाव डालना चाहते हैं सरकार के ऊपर कि भाई तभी तो उनकी बात मानी जाएगी। फिर ये सामूहिक कार्यवाही करते हैं, मिल के करते हैं, हितों को अभिव्यक्त करते हैं और लोकतंत्र के माध्यम से, लड़ाई झगड़ा वाला इनका नहीं रहता। इनका होता है कि विशेष उद्देश्य होता है, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, इससे सरकार जवाबदेह रहती। भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं, महिला कर रही, बाकी कर रहे हैं, कोई जाति कर रही, और जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे जागरूक करते हैं। दोष तो सबका वही है, एक तो भ्रष्टाचार होगा, समानता नहीं होती, सरकारी निर्णय में बाधा होती, लोकतंत्र में हस्तक्षेप पहुंचता है, सबका दोष है। फिर अगली चीज़ है जनमत। जनमत मतलब होता है जनता का मत, किसी विशेष मुद्दे पे, व्यक्ति, नीति या घटना के प्रति समाज का लोगों की सामूहिक राय या दृष्टिकोण। मतलब सीधा सीधा ये है कि जनमत मतलब जनता का मत। ठीक। मतलब हम किसी बारे में कैसे सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है कि दुश्मन, आप बोलोगे दुश्मन है। चीन आप बोलोगे दुश्मन है। नेपाल आप बोलोगे दोस्त है। भूटान आप बोलोगे दोस्त है। ये है जनमत। ठीक। अब ये जनमत बनता कैसे? आप ऐसा जो भी सोचते हैं, आप क्यों सोचते हैं? तो आपके जनमत बनने का सबसे बड़ा कारण तो है मीडिया। मीडिया मतलब एक हो गया चैनल, न्यूज़ चैनल। डिजिटल मीडिया मतलब एक हो गया न्यूज़पेपर मतलब प्रिंट मीडिया, और एक हो गया सोशल मीडिया। इसी से तो आपका जनमत बनता है। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी। फिर आप और आगे बढ़ोगे तो फिर आपके जो समझ लीजिए धार्मिक संगठन हैं, जातीय संगठन हैं, आपके राजनीतिक संगठन हैं, ये जो बताते हैं इसके आधार पे आपका जनमत बनता है। तो पहला जैसे मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फिर आपके स्कूल हो गए, स्कूल में जो हम सीखते हैं, फिर राजनीतिक दल हो गए, धार्मिक सामाजिक संगठन हो गए, जनता हो गई, जो सर्वेक्षण है वो हो गए, ओपिनियन पोल जो हो गए। टीवी से भी तो सीखते हैं, सीरियल से सीखते हैं, मूवी से सीखते हैं। ठीक। तो इनसे हम सीखते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? देखो शब्द पकड़ो, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब है न्याय कब होगा? जो अन्याय हो रहा है उसको रोक दो। अब समाज में अन्याय क्या क्या हो रहा है? एक धर्म के आधार पे भेदभाव है, जाति के आधार पे भेदभाव है, लिंग के आधार पे भेदभाव है, वंश के आधार पे भेदभाव है, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव है, क्या बोलेंगे। तो ये सब जो भी अन्याय हो रहा है समाज में, उसको रोकना ही सामाजिक न्याय है। सीधी सी बात। समान अधिकार मिले, न्याय मिले सामाजिक आर्थिक रूप से, ये कहलाता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या है? समानता का सिद्धांत है, और वंचित वर्ग जो है, पिछड़े वंचित, इनका कल्याण हो। इससे क्या है? समान अवसर मिलेगा, समाज में न्याय आएगी, एकता आएगी। सामाजिक न्याय के लिए जो आंदोलन होते हैं उससे क्या है? एक तो विभाजन का खतरा है, सरकारी संसाधनों पर भार होता है। फिर एक आखिरी टॉपिक है जिसको है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। प्रतिनिधित्व मतलब जनता अपना प्रतिनिधित्व कैसे करेगी, उसके अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक। सिद्धांत कुछ कुछ हैं, जैसे चुनाव डालने का एक है जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो मिनिमम एज है उससे बड़ा है तो सभी को उसको मताधिकार करने का हो। एक प्रणाली होती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है पता है?
जैसे मान लो एक क्लास में 100 लोग हैं, जैसे एक गांव में 100 लोग हैं, 30 लोग एक को वोट दिए, 20 दूसरे को दिए, 10 तीसरे को दिए, 20 चौथे को दिए और 20 पांचवें को दिए। अब कौन जीतेगा बताओ? जिसको सबसे ज़्यादा मिला, जैसे 30 सबसे ज़्यादा मिला तो ये जीत जाएगा। इसको आधे से भी कम वोट मिला, आधे से ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा मिला है, जो भारत में भी चलता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, जो सबसे पहले खंबा छुए। एक और प्रणाली जिसको बोलते हैं आनुपातिक। आनुपातिक मतलब अनुपात में, जैसे मान लीजिए 3 पार्टियां हैं पूरे भारत में, पार्टी ए को 40% वोट मिला, बी को 30% मिला, सी को 20 मिला, डी को 10 मिला, तो इसी अनुपात में इनको सीट मिल जाएगी। अगर टोटल 100 सीट हैं तो इसको 40 सीट दे देंगे, इनको 30 दे देंगे, इनको 20 दे देंगे, इनको 10 दे देंगे। एक और प्रणाली रहती है जिसको बोलते हैं, जिसमें जो होता है कि जो भी जीतेगा उसको कम से कम मेजॉरिटी होना चाहिए। मेजॉरिटी मतलब 1/2। जैसे मान लीजिए 100 वोट है, एक को 30 मिला, 20 मिला, 10 मिला और कुछ भी, फिर 10 मिला, ठीक। 80 वोट है मान लो, 30 50 60 70 मान लो यार, ठीक। अब 30 वाला ऐसे तो जीतना चाहिए, लेकिन 70 का आधा क्या है? 35। 35 से अगर इसका कम है तो फिर ये जो टॉप के दो है ना, इनके बीच फिर से चुनाव होगा, और फिर एक को तो मेजॉरिटी मिलेगी। मेजॉरिटी मतलब होता है 35 से आधे से ज़्यादा, मतलब 35 से ज़्यादा जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। एक और प्रणाली जो राष्ट्रपति के लिए होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। एक सूची प्रणाली भी होती है। सूची प्रणाली होती है मतलब पार्टी अपनी अपनी सूची जारी करती है। तो ये सब नाम बस ध्यान रखिए आप, इतना ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं। और ये वीडियो हम लोग का रिवीजन वीडियो, इसलिए मैं कोशिश किया कि आपको बेसिक पता चल जाए कि सबका मतलब क्या होता है, क्या क्या होता है। इसमें हम लोग कोशिश किया कि पूरे सिलेबस को एक बार कवर करें। इसके बाद भी अगर आप लोग को लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं बन रहा है, ये छूट जा रहा है, तो बिल्कुल बताइएगा। ये जो PDF है हम लोग नीचे लिंक डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग वीडियो और भी लाते रहेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।